आप वीडियो को पॉज करो और बोर्ड पर जो आपको सेंटेंसेस दिख रहे हैं उन्हें आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। अगर आपसे सही सही ट्रांसलेशन बन जा रहा है तो ये तो वीडियो फिर आपके लिए नहीं है, बट अगर आपसे नहीं बन रहा है तो इस वीडियो में मैं आपको इस तरीके के सेंटेंसेस चुटकियों में बनाना सिखाने वाली हूँ। सिर्फ 2 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे और उस पर हम बेस्ड ये सेंटेंसेस आराम से ट्रांसलेट कर लेंगे। पहले स्ट्रक्चर में हम सीखेंगे कि काफ़ी देर से को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, जैसे काफ़ी देर से मैं अपना फ़ोन ढूंढ रहा हूँ, काफ़ी देर से वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, काफ़ी देर से वो अपना फ़ोन चला रहा है, काफ़ी देर से वो योगा कर रही है ना। तो इस तरीके से काफ़ी देर से को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, और काफ़ी देर से की जगह पे और भी टाइम एक्सप्रेशन हम देखेंगे, जैसे 10 साल से वो इस शहर में रह रहे हैं, है ना, 5 साल से वो विदेश में है। इस तरीके से सेंटेंसेस बनाना। और दूसरा स्ट्रक्चर मेरी मजबूरी है के वाले सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, जैसे सुबह जल्दी उठना मेरी मजबूरी है, ये एग्जाम क्रैक करना मेरी मजबूरी है, उसकी मदद करना मेरी मजबूरी है, या फिर उसके लिए खाना बनाना मेरी मजबूरी है। तो मेरी मजबूरी है और वो काफ़ी समय से वाले सेंटेंसेस सिर्फ 2 स्ट्रक्चर्स के थ्रू हम आराम से बनाना सीख सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनम इन्फॉर्मेशन सेंटर में, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे और इस पर बेस्ड हम स्पोकन इंग्लिश वाले सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है स्पोकन इंग्लिश सीखना, राइट। तो इसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ उनको बोल कर बहुत अच्छे से ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आसानी से बनाना सीख जाएंगे। इसके बाद हम सेकंड पर आएंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है काफ़ी देर से। आप सभी को पता है कि काफ़ी देर से को हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले इस तरीके के सेंटेंसेस बनाने के लिए जिसमें टाइम का यूज़ किया गया हो, कोई टाइम एक्सप्रेशन हो, 5 साल से, 5 मिनट से, 10 साल से, काफ़ी देर से, है ना, कुछ समय से, तो ऐसे जो भी सेंटेंसेस बनते हैं ना, उनमें हम हैव बीन और हैज़ बीन या हैड बीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कैसे। अगर आपने टेंसेस सीखे हैं ना, तो आपने इस तरीके के सेंटेंसेस बनाना पहले सीखा है, जैसे वो 10 मिनट से पतंग उड़ा रहा है, वो 5 मिनट से लेटर लिख रही है। तो ऐसे टाइम जिनमें यूज़ होता है ऐसे सेंटेंसेस हमने सीखे हैं टेंसेस में। बट अगर आपने नहीं भी सीखे हैं तो वो तो आप सीख ही जाओगे। बट अगर आप बहुत अच्छे से अपनी इंग्लिश को परफेक्ट करना चाहते हैं ना, तो आई रिकमेंड कि आप अपने टेंसेस को बहुत स्ट्रांगली क्लियर रखिए। मैंने टेंसेस के ऊपर ऑलरेडी एक 2 आवर वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने 2 घंटे में सारे टेंसेस बताए हुए हैं। काफ़ी लोगों को उस वीडियो से हेल्प हुई है। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। टेंसेस सीखिए, आपको इंग्लिश सीखने में बहुत मदद मिलेगी, ट्रस्ट मी। खैर, आते हैं अभी इस टॉपिक पर। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिनसे बनता है उनके लिए तो ये बहुत आसान है, बट अगर नहीं बनता तो ये देखो। सबसे पहले ऐसे सेंटेंसेस में जिनमें टाइम एक्सप्रेशन का यूज हो, हम लिखते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट। उसके बाद आता है हैव बीन, हैज बीन या हैड बीन। अब वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कौन सा है, उस पर बेस्ड हम ये हेल्पिंग वर्ब चेंज होते रहता है। कौन से सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होगा मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। खैर देखो, ठीक है, सब्जेक्ट हैव बीन, हैज बीन या हैड बीन। उसके बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो भी, जैसे ढूंढना है ना, तो लुक, अगर लुक फॉर यूज होगा तो उसमें लुकिंग फॉर लगा देंगे। अगर पतंग उड़ाने की बात हो रही है तो फ्लाई, उसमें आईएनजी लगा देंगे। तो जो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा उसमें हम आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, या फिर ठीक है, या इनमें से कोई भी एक। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, जो भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, जिस भी बारे में सेंटेंस है वो आएगा। उसके बाद आता है टाइम एक्सप्रेशन, जो भी है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्वाइट सम टाइम, एटसेट्रा। ठीक है, देखते हैं सेंटेंस आप जब बनाओगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है हमारे पास, काफी देर से मैं अपना फोन ढूंढ रहा हूँ। काफ़ी देर से मैं अपना फ़ोन ढूंढ रहा हूँ, तो उसमें सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट लगाना है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, काफ़ी देर से मैं अपना फ़ोन ढूंढ रहा हूँ, मैं। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं। हम सीधा सीधा लिख देंगे आई। ठीक है, अब हमें लिखना है या तो हैव बीन, या तो हैज़ बीन, या हैड बीन। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश का नॉलेज है तो आपको पता है कि हैव या हैज़ प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैव बीन यूज़ करते हैं या हैज़ बीन यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। और अगर हम पास्ट की बात करते हैं, मैं काफ़ी देर से अपना फ़ोन ढूंढ रहा था वाले अगर सेंटेंसेस बनते हैं, पास्ट की बात हो रही है, तो वहाँ पर हम हैड बीन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देख लो कौन से सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ होता है। सब्जेक्ट अगर आई है, वी, यू, दे, या कोई भी प्लूरल नंबर है, ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट्स हैं तो इनके साथ हम यूज़ करते हैं, इसके साथ हम यूज़ करते हैं हैव बीन। यानी अगर ये सेट ऑफ
सब्जेक्ट्स है आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नंबर है ना, उसके साथ हम यूज करेंगे हैड बीन। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट्स कौन से हैं, ही, शी, इट, नेम या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, चलो कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ना, तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे, इसके साथ हम यूज करेंगे हैज बीन। अगर आपने मेरे से टेंसेस पढ़े हैं तो आपको पता है, मैंने आपको रटवा दिया था, आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन। और अगर पास्ट की बात हो रही है ना, तो सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम हैड बीन लगा देंगे। वो अपना फोन ढूंढ रही थी, शी हैड बीन। वे लोग काफ़ी देर से बस का इंतज़ार कर रहे थे, तो दे हैड बीन। सबके साथ जितने भी सब्जेक्ट है सबके साथ ब्लाइंडली आप हैड भी लगा सकते हो। बट अगर प्रेजेंट की बात हो रही है ना, तो ये सेट के साथ ये और ये वाले के साथ हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, आया समझ? आगे बढ़े। ये आप चाहो ना नोट्स बना रहे हो तो लिख लेना उसको। अब हम उसको बना रहे थे ना ट्रांसलेशन, तो मैं काफ़ी देर से मैं अपना फ़ोन ढूंढ रहा हूँ। आई के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव बीन, आई हैव बीन। अब देखो ढूंढना के लिए वर्ब यूज होता है। अब कुछ तो आपको वर्ब्स तो पता होने चाहिए, है ना, किसको क्या बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला है उसमें मैंने आपको 1000 वर्ब्स बताए हैं, 1000 वर्ब्स बताए हैं। उनको आप याद कर लो किसको क्या बोलते हैं, तब आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। फिर आप ऐसे सेंटेंसेस बहुत अच्छे से बना सकते हो। तो अगर आप नोट्स बनाना चाह रहे हैं या इन जनरल भी आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो वो वीडियो आपके काम का है, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, चलो आई हैव बीन। अब ढूंढना को हम बोलते हैं लुक फॉर। उसके लिए क्या वर्ब यूज होता है, लुक फॉर। तो हम उसमें आईएनजी लगाने वाले हैं ना, है ना, तो हम लिखेंगे आई हैव बीन लुकिंग फॉर, आईएनजी लगाए, लुकिंग फॉर किस चीज के लिए, ऑब्जेक्ट। क्या ढूंढ रहे हो, मेरा फोन, है ना, मैं क्या ढूंढ रही हूँ, मेरा फोन। आई हैव बीन लुकिंग फॉर माई फोन या माई मोबाइल, जो भी, ठीक है। आई हैव बीन लुकिंग फॉर माई फोन फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई हैव बीन लुकिंग फॉर माई फोन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ईजी है ना। अब अगर आपको ऐसे लग रहा है ना कि इस तरीके का सेंटेंस तो बहुत डिफिकल्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप एक बार आपने कोई भी स्ट्रक्चर याद सीख लिया ना, उसके ऊपर आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोलो। इतना बोल दो कि अंधेरे में भी, नींद में भी इनकेस अगर इस तरीके का सेंटेंस आपको बोलना हो तो तुरंत उसकी इंग्लिश आपके मुंह से निकल जाए। बिकॉज स्पोकन इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना फ्लुएंटली आप कोई भी चीज़ बोल पाओगे, है ना। इस तरीके के सेंटेंसेस किसी से भी बहुत आसानी से नहीं बनते, बट बोलना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है। अगर आपकी टंग उसको लेके बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो जाती है, किसी भी पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके, तो इस तरीके के सेंटेंस बहुत आसानी से बन जाते हैं। ठीक है, तो ये बन गया, हमने पहला सेंटेंस बना लिया। आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये है बहुत सारे एग्जाम्पल्स, हम इस तरीके के सेंटेंसेस बहुत अच्छे से यूज करते हैं। जैसे काफी देर से मैं अपना फोन ढूंढ रहा हूँ, ये तो हमने बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट, काफी देर से तुम मोबाइल चला रहे हो। हम बोलते हैं ना से काफी देर से तुम मोबाइल चला रहे हो, वे काफी समय से शहर में रह रहे हैं, काफी समय से वे अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। तो ये वीडियो को फिलहाल अभी आप पॉज करो, मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया। फिर अगर आप नए हो, बिगनर हो ना, तो आप नोटबुक में इनको ट्रांसलेट करो वीडियो को पॉज करके। और अगर आप अच्छे लेवल पर हो, एडवांस लेवल पर हो या मीडियोकर हो, तो आप इनको वर्बली बोल के देखो, ओरली बोलो। ठीक है, अगर आपसे बन जा रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं तो आगे आपको बताने वाली हूँ। तो फिलहाल मैं वीडियो को पॉज नहीं कर रही हूँ, आप पॉज करो, ट्रांसलेट करो। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनका ट्रांसलेशन। पहला तो मैंने बता दिया, आई हैव बीन लुकिंग फॉर माई फोन फॉर अ लॉन्ग टाइम। दूसरा था, काफी देर से तुम मोबाइल चला रहे हो, काफी देर से तुम मोबाइल चला रहे हो। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो लिखेंगे सबसे पहले यू। और मैंने क्या बोला था, आई वी यू दे के साथ हम क्या यूज करने वाले हैं, हैव बीन। तो यू हैव बीन। और फोन चलाना के लिए जो वर्ब यूज होता है वो यूज होता है, वो यूज। ठीक है, तो यूजिंग, यू हैव बीन यूजिंग योर मोबाइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तुम काफी देर से अपना फोन चला रहे हो। यू हैव बीन लुकिंग और यू हैव बीन यूजिंग मोबाइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है ना। नेक्स्ट, वे काफी समय से इस शहर में रह रहे हैं। अब देखो यहाँ पर काफी समय है, मान लो दे हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट अगर हमें बोलना होता कि वो 5 साल से इस शहर में रह रहे हैं, 5 साल से, तो ऐसे जब भी आप कोई टाइम एक्सप्रेशन यूज करते हो ना, तो उसके लिए आपको सिंस या फॉर यूज करना होता है।
सिंस या फॉर। और टेंसेस अगर आपने पढ़े तो आपको पता है कि कहाँ सिंस लगाना है, कहाँ फॉर लगाना है। नहीं पढ़े तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, वो थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, अगर हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम यानी एकदम स्टार्टिंग, किसी टाइम की शुरुआत की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम सिंस का यूज करते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर। इसका क्या मतलब हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जब हमें किसी टाइम की शुरुआत पता हो। जैसे मैंने बोला 5 साल, तो 5 साल कब शुरू हो रहे हैं हमको नहीं पता ना, तो हमें स्टार्टिंग नहीं पता, तो हम वहां पर फॉर यूज करेंगे। 5 साल इज अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वहां पर हम फॉर यूज करेंगे। और अगर मैं बोल रही हूँ वो 1995 से यहाँ रह रहे हैं, तो हमें स्टार्टिंग पता है ना, टाइम का पॉइंट पता है ना, तो अब हम वहां पर सिंस यूज करेंगे। दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1995। और अगर मैं बोल रही हूँ 10 साल से रह रहे हैं, हमें ड्यूरेशन पता है, हमें पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता है ना, पीरियड पता है हमें टाइम का, तब हम फॉर यूज करेंगे। दे हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 years। जैसे एक एग्जांपल है कि मैं बोल रही हूँ वो शाम से पढ़ाई कर रहा है, तो मैं बोलूंगी शाम, हमें पॉइंट ऑफ टाइम पता है ना, तो हम सिंस यूज करेंगे। ही हैज बीन स्टडिंग सिंस इवनिंग। और अगर मैं बोल रही हूँ कि वो 2 दिन से पढ़ाई कर रहा है, तो मैं बोलूंगी ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 days। 2 days इज अ पीरियड, 2 days पीरियड है। अगर मैं मंडे से बोल रही हूँ तो वो पॉइंट ऑफ टाइम है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज सिंस और फॉर एक ऐसा टॉपिक है जो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, इजी बहुत है, बस यही पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, 2 चीजें याद कर लो। क्या चीज पॉइंट के दायरे में आती है, क्या पीरियड के दायरे में आती है, वो आपको सीखना पड़ेगा, ये आपसे बन जाएगा। ठीक है, बाकी एग्जांपल्स भी आप देखते जाओ। वे काफी समय से शहर में रह रहे हैं, मैंने बता दिया। दे हैव बीन लिविंग इन द सिटी फॉर लॉन्ग टाइम। काफी देर से वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो काफी समय से अपना होमवर्क कर रही है। शी हैज बीन डूइंग हर होमवर्क फॉर क्वाइट सम टाइम। अब मैंने फॉर अ लॉन्ग टाइम ना लिख के मैंने टाइम एक्सप्रेशन बदल दिया, फॉर क्वाइट सम टाइम मतलब कुछ देर से। तो ऐसे आप टाइम एक्सप्रेशन चेंज करके ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हो। वो काफी समय से योग का अभ्यास कर रही है या योगा कर रही है। शी हैज बीन प्रैक्टिसिंग योगा फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो शाम से योगा की प्रैक्टिस कर रही है। शी हैज बीन प्रैक्टिसिंग योगा सिंस इवनिंग। ठीक है, वो कल से योगा की प्रैक्टिस कर रही है, तो आप सिंस यस्टरडे, इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक, तो ये हो गया इस तरीके के सेंटेंसेस। आई थिंक ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। अगर आपने ये ऑलरेडी बना दिया था तो बहुत बेहतरीन बात है। अगर नहीं बनाया था तो मैंने आपको ये ट्रांसलेशन लिख दिया है। बट यहाँ पर आपका जॉब कंप्लीट नहीं होता, आपको ऐसे और बहुत सारे, क्योंकि ये इस तरीके के सेंटेंसेस हम बहुत बोलते हैं। अगर आप याद करोगे ना दिन भर में, आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे इस तरीके के सेंटेंसेस के, तो वो आप नोट डाउन करो और उनको बहुत क्विकली बनाओ, वर्बली बनाओ, बोलकर बनाओ ना, तो आपसे ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो आप ऐसे स्पोकन में इनको यूज कर सकते हो। अगर स्पोकन में नहीं यूज कर पाओगे तो कोई मतलब नहीं है इंग्लिश सीखने का, बिकॉज इंग्लिश इज अ लैंग्वेज जो हमको बोलनी पड़ती है ना, तो बोलकर प्रैक्टिस करना इज अ मस्ट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर। ऐसा करना मेरी मजबूरी है या मजबूरी थी। है के लिए हम इज यूज करते हैं, थी के लिए हम वॉज यूज करते हैं। मेरी मजबूरी के लिए जो वर्ड यूज होता है वो है कंपल्शन। कंपल्शन, कंपल्शन, ठीक है, मजबूरी। जैसे ऐसा करना मेरी मजबूरी है, इट इज माई कंपल्शन टू डू दिस। ऐसा करना मेरी मजबूरी है। ऐसा करना मेरी मजबूरी थी, इट वॉज माई कंपल्शन टू डू दिस। अब डू दिस की जगह पे आप कुछ भी लिख दो। सुबह उठना मेरी मजबूरी थी, इट वॉज माई कंपल्शन टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस तरीके के सेंटेंसेस बनेंगे। एग्जाम्पल, ये स्ट्रक्चर यही वाला स्ट्रक्चर है। जैसे इट सबसे पहले लगाएंगे, इज या वॉज, डिपेंडिंग कि आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो, पास्ट की बात कर रहे हो, वहां पर इज या वॉज लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, इट इज माई कंपल्शन, इट इज हिज कंपल्शन, इट इज देयर कंपल्शन। तो जो भी सब्जेक्ट है हम वो लगा देंगे। फिर आएगा कंपल्शन, उसके बाद टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो भी, यानी जल्दी उठना तो वेकअप अर्ली, इस तरीके से आप यूज करोगे। पढ़ना, स्टडी, जो भी वर्ब है वो लगाओगे। उसके बाद जो भी आगे सेंटेंस है वो आप वहां पर ऑब्जेक्ट यानी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस में वो आ जाएगा। ठीक है, जैसे क्या है हमारे पास एग्जाम्पल, इस परीक्षा में पास होना मेरी मजबूरी है। तो सबसे पहले हमें इट लिखना है। पेन का कलर चेंज कर देती हूँ मैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे इट है, प्रेजेंट की बात हो रही है तो इट इज। ठीक, परीक्षा में पास होना मेरी मजबूरी है, तो इट इज तो लगा दिया, इट इज माई। इट के बाद जो सब्जेक्ट लिखना था इट इज, फिर सब्जेक्ट, इट इज माई। मजबूरी के लिए हम कंपल्शन यूज करेंगे, इट इज माई कंपल्शन टू। फिर जो भी वर्ब है
इस परीक्षा में पास होना के लिए क्या वर्ब यूज होता है? पास यूज होता है। इट इज माई कंपल्शन टू पास दिस एग्जाम। मैंने बोला आगे का जो भी, ये एग्जाम को पास करना मेरी मजबूरी है। इट इज माई कंपल्शन टू पास दिस, ठीक है, इट इज माई कंपल्शन टू पास दिस एग्जाम। नेक्स्ट देखें, अगेन सेम स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। ये वाला हमने कर दिया, इनको आप ट्रांसलेट करो। बन रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं तो आपको आगे इसका ट्रांसलेशन बताने वाली ही हूँ, ठीक है। आप एक काम करो, पहले लिखो, फिर जो मैं बताऊंगी ना फिर क्रॉस चेक करना। ऐसे में अगर कुछ आप गलती करोगे ना तो तुरंत आपको वो बात दिमाग में बैठ जाएगी, फिर आप आगे कभी वो गलती नहीं करोगे, ठीक है। मैं आगे बढ़ती हूँ। क्या है? इस परीक्षा में पास होना मेरी मजबूरी है। इट इज माई कंपल्शन टू पास दिस एग्जाम। सुबह जल्दी उठना मेरी मजबूरी है। इट इज मेरी मजबूरी है ना, इट इज माई कंपल्शन टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस प्रोजेक्ट को डेडलाइन तक पूरा करना मेरी मजबूरी है। इट इज माई कंपल्शन टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय द डेडलाइन। नेक्स्ट, मेरे बूढ़े माता पिता की देखभाल करना मेरी मजबूरी है। ऑल्दो इट इज योर मॉरल ड्यूटी, मैं ये एक सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है, ये किसी की मजबूरी नहीं होती है माँ बाप की सेवा करना, ठीक है। मेरे बूढ़े माता पिता की देखभाल करना मेरी मजबूरी है, तो देखभाल के लिए क्या वर्ड यूज होता है? टेक केयर ना। इट इज माई कंपल्शन टू टेक केयर ऑफ माई एल्डरली पेरेंट्स। उसके लिए खाना बनाना मेरी मजबूरी है। इट इज माई कंपल्शन टू कुक फॉर हिम। खाना बनाने के लिए कुक वर्ब यूज होता है, कुक फूड नहीं लिखते हैं। कुक इज इनफ टू से कुक फूड, खाना बनाना। उसकी गलती के लिए माफ़ी मांगना उसकी मजबूरी थी। इट वॉज हर कंपल्शन, उसकी मजबूरी थी। इट वॉज हर कंपल्शन टू क्या? माफ़ी मांगना, अपोलोजाइज फॉर हर मिस्टेक, ठीक है। तो इन दो तरीके के स्ट्रक्चर्स को यूज करके इस तरीके के आप काउंटलेस सेंटेंसेस बना सकते हो। कई बातें ऐसी होती है ना जिनके लिए आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखना बहुत ज़रूरी है। ये आप ग्रामेटिकली जाओगे तो आपको नहीं सीखने मिलेगा ऐसा, ठीक है। तो आई थिंक इस वीडियो से आपने दो स्ट्रक्चर के थ्रू काफ़ी सारे सेंटेंसेस बनाना सीख लिया है। अगर ये वीडियो पसंद आया, ऐसे और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आप सीखना चाहते हैं ना, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आगे ऐसे और वीडियोज़ लेकर आऊँ। बट इसके पहले कि मैं इस वीडियो को एंड करूं, आई एम गिविंग यू 2 सेंटेंसेस जिनको आपको बनाना है। जैसे मेरी मजबूरी है, जैसे इंग्लिश सीखना मेरी मजबूरी है, इसको आप ट्रांसलेट करो। और हमने इसके पहले क्या सीखा था? कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखा था? मेरी मजबूरी है। और दूसरा काफ़ी देर से, है ना। तो मैं काफ़ी दिनों से इंग्लिश सीख रहा हूँ, मैं काफ़ी दिनों से इंग्लिश सीख रहा हूँ, पहला सेंटेंस। और इंग्लिश सीखना मेरी मजबूरी है, ये 2 सेंटेंस आपके लिए होमवर्क हैं। आप उनको ट्रांसलेट करो। बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसका ट्रांसलेशन आपको फर्स्ट कमेंट में बता दूंगी। ऑन दैट नोट मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, बहुत पसंद आया तो शेयर, एंड अगर आप ऐसे वीडियोस और देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।